हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है नगोर्नो काराबाख रीजन एंड इससे रिलेटेड जो इसका बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हम जानेंगे, इस रीजन के बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है ओवर दिस रीजन, वो है आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये दोनों कंट्रीज़ का एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ओवर दिस रीजन कि किसका कंट्रोल होगा, ठीक है। एंड इस कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। अब इसे फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है एंड जो ये कॉन्फ्लिक्ट आपका कब से स्टार्टेड है इसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये आपका न्यूज़ में क्यों रहा था, 19 सितंबर को अजरबैजान ने डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने जो अपना मिशन लॉन्च किया था इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल वापस एस्टाब्लिश करने के लिए, वहाँ पर वो सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की थी। इस वजह से ये रीजन आपका न्यूज़ में रहा था। एंड साथ ही जो आर्मेनियन जो एनक्लेव है इसको डिज़ोल्व कर दिया जाएगा ऑन 1 जनवरी 2024 को, ये भी कहा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली जो नगोर्नो काराबाख रीजन है वो एक माउंटेनियस रीजन है, लेकिन अगर ऑफिशियली इसकी लोकेशन की बात करें कि किसके अंडर माना जाता है तो ऑफिशियली इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है पार्ट ऑफ अजरबैजान, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर 1.2 लाख पॉपुलेशन रहती है वो प्रीडोमिनेंटली एथनिक आर्मेनियन आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। मतलब इनके इस पॉपुलेशन की जो 1.2 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पर इनकी क्लोज कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल आपकी टाइज हैं विद आर्मेनिया। मतलब पॉपुलेशन कैसी है? एथनिकली आर्मेनियन है, लेकिन है कहाँ पे? ज्योग्राफिकली लोकेटेड कहाँ पर है ये रीजन? ज्योग्राफिकली ये रीजन आपका लोकेटेड है इन अजरबैजान, ठीक है। सो ये जो आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है यहाँ पर जो पीपल रहते हैं बेसिकली आर्मेनियंस हैं, लेकिन अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो आर्मेनियंस आपके क्रिश्चियंस होते हैं और जो अजरबैजान होते हैं दैट आर मोस्टली मुस्लिम्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आपकी आर्मेनियन पॉपुलेशन है इस रीजन की, ये आपकी आर्मेनिया के साथ क्या कनेक्टेड है? सो आंसर इज़ येस। यहाँ पर एक आपका कॉरिडोर है जिसके थ्रू ये जो आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है वो आर्मेनिया से जुड़ा हुआ है एंड इस रीजन का नाम है लेंचिन कॉरिडोर। एंड ये जो आपका लेंकिन कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के थ्रू जो ये आपकी आर्मेनियन पॉपुलेशन है ये कनेक्टेड है विद द आर्मेनिया और यहाँ से इसी कॉरिडोर के थ्रू फूड, फ्यूल की सप्लाई भी होती है, ठीक है। सो अब इसके कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ है। सो ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है इस रीजन का ये स्टार्ट हो रखा है फ्रॉम द टाइम्स मिडिवल पीरियड, ठीक है। मिडिवल पीरियड जब आपका इम्पीरियल रशिया एग्जिस्ट करता था, ऑटोमन एम्पायर जो मॉडर्न डे टर्की है एंड पर्शियन एम्पायर ईरान, उस टाइम से ही ये आपका रीजन कॉन्फ्लिक्ट के अंडर रह रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जब सिजेरियस रशिया ने आपका कहते हैं कन्वर्ट हुआ था इनटू सोवियत यूनियन इन 1921, उस टाइम पर इस रीजन को एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का पार्ट माना जाता था, ठीक है। मतलब ये इस टाइम भी आपका नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का ही पार्ट था। लेकिन 1923 के अंदर क्या होता है कि यूएसएसआर ने इस रीजन को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था। सो नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट इसकी एस्टैब्लिशमेंट कर दी गई थी बाय द यूएसएसआर इन 1923, ठीक है। जहाँ पर आपकी 95% जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पर वो एथनिकली आर्मेनियन पॉपुलेशन थी, ठीक है। लेकिन विदिन अजरबैजान के विदिन ही आपकी एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपका सोवियत यूनियन कोलैप्स होने लग गया तो आपके टेंशन्स अराइज होने लग गए
एंड नगोर्नो काराबाख रीजन ने 1988 में अपना जो इनका रीजनल लेजिस्लेचर था उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और इन्होंने बोला कि हम तो आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और उस टाइम पर भी क्या, अब भी आपका ज्योग्राफिकली लोकेटेड है अजरबैजान में, उसके बावजूद यहाँ की जो रीजनल लेजिस्लेचर है उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो आर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे। ये सिचुएशन ऐसी थी जैसे कि इंडिया में हैदराबाद ने बोल दिया कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता हूँ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइप की सिचुएशन थी ये, ठीक है। सो लेकिन जब जैसे ही आपका सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ 1991 के अंदर, आर्मेनिया एंड अजरबैजान इन दोनों को स्टेटहुड मिल गया था एंड जो नगोर्नो काराबाख है इसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। लेकिन उसके बाद आपकी वॉर ब्रोकआउट हुई बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान एंड उस टाइम पर फिर 1993 में आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाख रीजन को कैप्चर कर लिया, ठीक है। एंड उस टाइम पर आर्मेनिया ने इस वॉर में जब इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया तो उसने कुछ टेरिटरी अजरबैजान की थी उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 20% अजरबैजान की जो जोग्राफिकल एरिया है उस पर भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन 1994 में रशिया ने एक अपना सीज़ फायर था, एक डील थी, उसको ब्रोकर करवाया। उसको बोलते हैं हम जो ये सीज़ फायर करवाया था उसे बोला जाता है बिस्केक प्रोटोकॉल। एंड इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नगोर्नो काराबाख को इंडिपेंडेंट कहा जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट रीजन है एंड यहाँ पर इसकी खुद की एक गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश होगी, ठीक है, ऑटोनॉमस है ये। लेकिन फिर उसके बाद इसी प्रोटोकॉल में ये भी बताया गया कि जो आपका आर्मेनिया के साथ इसके टाइज होने की वजह से, ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री टाइज वाइज काफ़ी ज़्यादा हेविली रिलायंट रहेगा आर्मेनिया के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 16 साल के बाद सितंबर 2020 में वॉर बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया दोबारा से स्टार्ट हुई, ठीक है, दोबारा ब्रोकआउट हो गई। एंड इस टाइम आपके अजरबैजान ने जो 1993 की वॉर में हार गया था, अब ये 2020 में अजरबैजान ने वापस से इस टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। सो 1993 में ये आपका रीजन किसके अंडर चला गया था, आर्मेनिया के अंडर चला गया था, कंट्रोल में आ गया था। अब 2020 में वापस से अजरबैजान ने इसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर ये जो वॉर हुई थी उस टाइम पर बोला जाता है कि ना अजरबैजान क्यों जीत गया, इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये बोला जाता है कि अजरबैजान ने जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि 2020 में यूएस अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर बिजी था एंड जो रशिया है वो बिजी था जॉर्जिया में, जो उसके नेबरहुड में है, वहाँ पर एक क्राइसिस हो रहा था, उसको लेकर ऑक्यूपाइड था। सो कह रहे हैं कि अजरबैजान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और ये आपका रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने दोबारा से इनके बीच में डील करवाने की कोशिश की ताकि यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सके। एंड उन्होंने ये भी बोला कि आप पीस कीपिंग जो फोर्सेस है अलोंग द लैंकिन कॉरिडोर उसको आप रख लीजिए ताकि अब ये लड़ाई मत करो। लेकिन क्या हुआ कि ना अजरबैजान अब जीत चुका था वॉर, तो अजरबैजान को ना ज़्यादा कंसेशंस चाहिए थे, तो उन्होंने इस पीस डील को साइन नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो अजरबैजान को यहाँ पर सपोर्ट किया है ना इस वॉर के अंदर, जो सपोर्ट मिला है वो आपका मिला है टर्की एंड पाकिस्तान की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स एंड पर्सोनल्स, मतलब लोग भी भेजे गए यहाँ पर लड़ाई करने के लिए। ये भी माना जाता है कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उन्होंने अजरबैजान की जो फोर्सेस हैं उनको हेल्प किया है एंड यहाँ पर सीरिया, लेबनान एंड अफ़गान के फाइटर्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। सो अब दिसंबर 2022 में इस कॉरिडोर के ऊपर अजरबैजान ने एक ब्लॉकेड लगा दिया एंड यहाँ पर जो इनको इस रीजन को जो भी फूड, फ्यूल, वाटर की सप्लाई होती थी, एसेंशियल गुड्स की जो सप्लाई होती थी ना फ्रॉम द आर्मेनिया से जो सप्लाई आती थी उसको कट ऑफ कर दी, उसकी शॉर्टेज करवा दी, ठीक है।
एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये भी बोला है कि बेसिकली अजरबैजान इस ब्लॉकेड की वजह से, हम कह सकते हैं ब्लॉकेड लगाने की वजह से, कि यहाँ पर ये एक तरह से जीनोसाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप किसी को स्टार्व कर रहे हो, फूड एंड फ्यूल कुछ भी नहीं जाने दे रहे हो आप वहाँ पर, तो ठीक है, उस टाइम पर ये स्टेटमेंट दी गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सितंबर 19 को आपका जो एग्रीमेंट हुआ था कि है ना दोबारा से खोलते हैं इस कॉरिडोर को, आपने जो ब्लॉकेड लगा रखा है उसको दोबारा से रीओपन करते हैं ताकि यहाँ पर जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी सप्लाई की जा सके, ठीक है। लेकिन फिर अजरबैजान ने क्या किया, यहाँ पर एंटी टेररिस्ट अपना एक मिशन लॉन्च किया और इस रीजन के ऊपर अपना फुल कंट्रोल गेन कर लिया, एस्टाब्लिश कर लिया, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये रीजन अब मेरा है, ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद अब जब हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, अब अजरबैजान ने जीत ली है ये वॉर, मतलब इस रीजन को कंट्रोल में ले लिया है फुल्ली, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है एज ए हीरो उनकी कंट्री में। आर्मेनियन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें प्रोटेस्ट फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी तरफ से रीजन चला गया है, ठीक है। लेकिन जो 1.2 लाख आर्मेनियंस है वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, वो बेसिकली कहा जा रहा है कि ना बहुत से लोग ना इस रीजन को छोड़कर भाग रहे हैं कि भाई कहीं परसिक्यूशन ना फेस करना पड़े, ठीक है। सो आगे सिचुएशन क्या आएगी वो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। सो अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है, ठीक है। सो देखो इंडिया ना कभी भी क्लियर किसी का साइड नहीं लेता है, ठीक है। 2020 में भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि इंडिया बिलीव करता है किसी भी सॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए पीसफुली ख़त्म कीजिए थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, ठीक है। सो ये जो लाइन है ना कि इंडिया बिलीव्स दैट एनी लास्टिंग रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन ओनली बी अचीव्ड पीसफुली थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, इसको आप याद कर लो क्योंकि बेसिकली इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपकी स्टेटमेंट देता है, मतलब हमेशा इंडिया का स्टेक यही रहता है कि भाई तुम्हारी जो भी लड़ाई है ना आपस में उसको डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के थ्रू पीसफुली ख़त्म करो, ठीक है ना। ये मत करो कि आपके जो कॉमन पीपल है तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनको सफ़र करना पड़े, ठीक है। सो उस टाइम पर 2020 में इंडिया ने ये बोला था कि वी सपोर्ट OSCE मिन्स्क ग्रुप्स continued efforts for the peaceful resolution of the conflict between Armenia and Azerbaijan, ठीक है। अब जो इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो न्यू दिल्ली है उसने अपना स्टांस क्लियर किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक, उन्हें अपना लॉन्ग टर्म पीस एंड सिक्योरिटी इन दिस रीजन पे, इस रीजन के अंदर थ्रू डिप्लोमेटिक एंड डायलॉग डिप्लोमेसी के थ्रू आप एस्टाब्लिश करने की कोशिश करो, भाई पीस लेकर आओ, डिप्लोमेटिक अपने नेगोशिएशंस करो, डायलॉग्स करो ताकि यहाँ पर इस रीजन में लॉन्ग टर्म पीस एंड सिक्योरिटी आ सके, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो टाइज़ है विद आर्मेनिया वो कैसे रहे हैं, अगर बैकग्राउंड हमारे पीछे देखें तो हिस्ट्री में कि इंडिया और आर्मेनिया के जो टाइज़ है वो कितने पुराने हैं। सो असेरियन वॉरियर क्वीन सेमीरामिस इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में इन 2000 BC में, ठीक है। एंड उस टाइम पर कुछ आर्मेनियंस जो इनके साथ थे वो यहाँ पर इंडिया आए थे। कुछ लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू ये भी कहा जाता है कि जो इंडिया है यहाँ से 2 प्रिंस कृष्णा एंड गणेश वो कनौज से एस्केप होकर यहाँ आर्मेनिया में सेटल हुए थे और यहाँ पर इंडियन जो सेटलमेंट है वो भी एस्टाब्लिश की गई थी बाय दीज 2 प्रिंसेस इन 149 BC में, ठीक है। अब एक गाइड बुक है इंडियन सिटीज़ के बारे में, वो आर्मेनियन लैंग्वेज में लिखी हुई है एंड ये लिखी गई थी इन द 12th सेंचुरी, ठीक है। अब फ्यू आर्मेनियन जो ट्रेडर्स हैं, ठीक, जो आपके आगरा आए थे ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, इस तरह का आपका लोग भी आर्मेनिया से, आर्मेनियन जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया आए थे। एंड ये भी कहा जाता है कि जो अकबर एम्परर थे उनकी जो वाइफ थी
वो एक वाइफ अर्मेनियन थी जिनका नाम है मरियम जमानी बेगम, ठीक। एंड इनको जो एम्परर अकबर है उन्होंने काफ़ी प्रिविलेजेस भी ग्रांट किए थे, ठीक। इन 16th सेंचुरी में अर्मेनियन जो कम्युनिटीज़ हैं वो इंडिया में आपकी एमर्ज आउट हुई है, और वो कहाँ पे, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, आगरा, एंड आज जो वो एग्जिस्ट करती हैं सेटल्ड है मेनली इन कोलकाता, ठीक है। सो अगर हम देखें तो आपका जो आप कह सकते हो ना इस चीज़ को कि भाई अर्मेनियन ट्रेडर्स यहाँ इंडिया क्यों आ रहे थे, क्योंकि पुराने टाइम में जो सिल्क रूट था ना उसमें ये जो अर्मेनियन रीजन है ये आपका इंडिया से थ्रू सिल्क रूट आपका लिंक्ड था। तो ट्रेड रिलेशंस की वजह से आपके जो दोनों कंट्रीज़ हैं यहाँ पर एक दूसरे के जो ये लोग यहाँ पर एस्टेब्लिश थे, सेटल्ड थे, वो लोग ट्रैवल करते थे एक दूसरे की कंट्रीज़ में। इसीलिए इंडियन सिटीज़ में अगर किसी भी ट्रेडर को आना होता था तो अर्मेनियन लैंग्वेज के अंदर उनको गाइड बुक भी उन्होंने अपनी प्रिंट कर रखी थी, लिखी हुई थी, ठीक है। अगर हम अब अजरबैजान के साथ बात करें तो अजरबैजान के साथ जो टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, रीसेंट टाइज़ हैं। जैसे कि आतिशगाह जो फायर टेम्पल है बकू की पास में ही पड़ता है, 18th सेंचुरी का एक मॉन्यूमेंट है ये। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस की गई हैं इस टेम्पल की वॉल्स पे वो देवनागरी एंड गुरमुखी लैंग्वेज के अंदर की गई हैं। सो हम ये कह सकते हैं इसके थ्रू कि जो इंडियंस यहाँ इंडियन जो मर्चेंट्स थे थ्रू सिल्क रूट यूरोप जो जाते थे ट्रेडिंग के लिए, वो अजरबैजान की सिटीज़ में इस तरह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी मिलती थी, ठीक है, काफ़ी अच्छे से इनका वेलकम किया जाता था। एंड अभी जब मॉडर्न टाइम्स में ही आपका जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ उस टाइम पर इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि भाई अर्मेनिया एंड अजरबैजान आर 2 डिफरेंट स्टेट्स, एंड इनकी इंडिपेंडेंस को इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश किए थे, ठीक है। एंड इंडिया की एम्बेसी 1999 में अर्मेनिया में इंडिया ने अपनी ओपन की थी, एंड यहाँ पर इनके साथ कुछ अपने फ्रेंडशिप ट्रीटीज़ कुछ की थी, फ्रेंडली ट्रीटीज़ भी की थी। अर्मेनिया के जो एट द लेवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 2 बार विजिट भी की जा चुकी है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी आपके सितंबर 2019 के अंदर विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ अर्मेनिया गए थे 2022 में, ठीक है। मतलब जो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उनकी विजिट भी अर्मेनिया में हुई है, ठीक है। एंड जो अर्मेनिया का स्टांस है ऑन कश्मीर इशू वो इंडिया के फेवर में है, एंड जो यहाँ पर इंडिया चाहता है बार बार कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसे परमानेंट सीट दे दी जाए तो उसमें भी अर्मेनिया सपोर्ट करता है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, एंड इस चीज़ को रिलेशन काफ़ी अच्छे हमारे अर्मेनिया के साथ एंगेजमेंट ज़्यादा है उसको जान सकते हैं हम थ्रू द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की डील के थ्रू। 2022 में इंडिया और अर्मेनिया के बीच में ये डील हुई थी कि इंडिया पिनाका जो ये मिसाइल लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर को सप्लाई करेगा अर्मेनिया को, ठीक है, अर्मेनिया की आर्म्ड फोर्सेस को देगा, एंड साथ में कुछ एंटी टैंक एमिनिशंस वॉर लाइक स्टोर्स ये सब प्रोवाइड करेंगे। $250 मिलियन की ये डील थी, ठीक है। लेकिन अगर हम अजरबैजान की बात करें ना तो उसकी प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया के साथ ना एंगेजमेंट जो है अजरबैजान का वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हेड्स ऑफ द स्टेट जो है उनकी ज़्यादातर विजिट नहीं होती है अजरबैजान में अगर हम बात करें तो, ठीक है। जैसे कि अगर हम रीसेंट बात करें तो किस किस की विज़िट यहाँ पर हुई है। सो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इंडिया के नोबेल लॉरेट, एंड जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट की एज ए वाइस प्रेसिडेंट 1956 में यहाँ पर विज़िट किया था, एंड जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी 1961 में उन्होंने अजरबैजान को विज़िट किया था, ठीक है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भी अजरबैजान विज़िट किया था, बट वो गए थे नाम की समिट में, ठीक है। तो साइड बाय साइड यहाँ पर विज़िट हो गई, ठीक है। ऐसे ही सुष्मिता
सॉरी सुषमा स्वराज जी जो हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उनकी भी विजिट हुई थी इन 2018, ठीक है। वो भी गई थी फॉर द ना मिनिस्टीरियल मीटिंग के लिए, तब वहाँ पर उन्होंने विजिट कर लिया था अजरबैजान भी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इंडिया है उसके लिए आर्मेनिया और अजरबैजान बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? सो ये इसीलिए ज़रूरी है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया को कनेक्टिविटी चाहिए विद रशिया एंड यूरोप, ठीक है। एंड वो आपकी पॉसिबल है थ्रू सेंट्रल एशिया एंड ईरान, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसी की वजह से आपका इंडिया जो है वो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकता है विद रशिया एंड यूरोप, ठीक है। एंड एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें इंडिया कनेक्ट कर रहा है, अपनी कनेक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है विद रशिया, एंड वो आपका प्रोजेक्ट है INSTC, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। एंड इस कॉरिडोर का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आर्मेनिया एंड अजरबैजान दोनों मेंबर्स भी हैं, ठीक है। एंड इवन जो आपका आर्मेनिया है उसने प्रपोजल रखा था कि हमें ईरान का जो छबार पोर्ट है उसे भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, इंडिया भी इस प्रपोजल को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो इस जो ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से इंडिया के लिए जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगर पीस एस्टैब्लिश रहेगी इस रीजन के अंदर, जो कनेक्टिविटी होगी वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ट्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है, जिससे हर कंट्री की इकोनॉमी को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। एंड जो इंडिया है उसके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये रीजन कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि इंडिया को अगर यूरोप या फिर रशिया के साथ कोई भी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है ना तो उसको बाईपास करना है पाकिस्तान को, ठीक है। सो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये एक गेटवे की तरह है इंडिया के लिए, जिससे कि वो बाईपास कर सकता है पाकिस्तान को एंड यूरोप एंड रशिया तक अपनी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकता है। सो अब हमने जैसे कि नाम लिया ही है कि पिनाका डील हुई है बिटवीन द इंडिया एंड आर्मेनिया। सो पहले देख लेते हैं कि पिनाका है क्या। बेसिकली पिनाका जो है वो एक रॉकेट सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स जो हैं वो कहते हैं कि फायर किए जाते हैं, ठीक है। एंड इसका जो नाम पड़ा है वो लॉर्ड शिवा के बो के नाम पर रखा गया है, ठीक है। एंड ये आपका डेवलप किसने किया था? ये डेवलप आपका इंडिया में ही हुआ है बाय द पूना बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैब, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को बनाया है। एंड ये जो आपका पिनाका डेवलपमेंट हुई है, जो ये आपका रॉकेट सिस्टम बनाया गया है, ये आपका लेट 1980 से ही DRDO बनाने में लगा हुआ है। एंड इसे बनाया इसीलिए गया था क्योंकि हमारे पास पहले रशिया का ग्रैड सिस्टम था हमारे पास, जो आज भी यूज़ होता है, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव अपना इंडिजिनियस बनाने के लिए ही पिनाका को बनाया गया था, ठीक है। अब 1919 में जब पिनाका मार्क 1 मतलब होता है ना कि कोई भी आप वेपन बनाते हो उसके बाद उसको जब और मॉडिफाई करते हो, उसमें कुछ और एडवांस फीचर्स डालते हो तो उसका नाम चेंज कर देते हो, तो ऐसे ही पिनाका का जो एडवांस फॉर्म था उसे बोलते हैं पिनाका मार्क 1। तो ऐसे ही आपका जो पिनाका का मॉडिफाइड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं पिनाका मार्क 1, ठीक है। सो 1990 में जब इसका टेस्ट कर लिया गया था तो इसे बैटलफील्ड में भी यूज़ किया गया है, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द कारगिल वॉर ऑफ 1999, ठीक है। उस टाइम पे काफ़ी सक्सेसफुल इसका फंक्शनिंग रहा, तो इसे आपके जो डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं आर्मी के उसमें आपका इसे डिलीवर कर दिया गया कि इसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये आपका जो सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है, ये कुछ 44 सेकेंड्स के अंदर ही 12 रॉकेट्स एक साथ लॉन्च करता है, ठीक है। सो इसीलिए आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इस रॉकेट लॉन्चर के अंदर आपको लोडर सिस्टम भी मिलता है, रडार भी होता है, एंड नेटवर्क बेस्ड सिस्टम एंड कमांड पोस्ट भी लिंक्ड है, ठीक है। एंड इसके जो और भी मल्टीपल वेरिएंट्स भी बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, एंड दैट वाज बाय DRDO,
ठीक है। एंड वो कौन कौन से, जैसे कि मार्क 2 हो गया, ये गाइडेड वेरिएंट्स भी हैं पिनाका के, वो डेवलप किए गए हैं। एंड उनकी सभी की अगर हम रेंज बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास की इनकी रेंज है। जैसे अगर स्पेसिफिकली बात करो तो गाइडेड पिनाका जो सिस्टम है उसकी रेंज तो 75 किलोमीटर तक की है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एनहेंस्ड पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये तो और भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है आपका पिनाका वेरिएंट का। एंड ये आपका इंडियन आर्मी को दे दिया गया, अभी काम भी कर रहा है, ठीक है, इन सर्विस है ये। एंड जो मार्क 1 है उसकी रेंज थी 38 किलोमीटर्स। एनहेंस्ड जो ये वर्जन है ऑफ मार्क 1, इसकी हम बात कर रहे हैं APRS की, उसकी रेंज आपकी अराउंड 45 किलोमीटर्स तक है। इसमें कुछ एडिशनल की फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। जो नेविगेशन सिस्टम गाइडेड पिनाका मिसाइल यूज़ करता है वो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। अब अगर आपको IRNSS नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिएगा कि होता क्या है डिटेल में। मैं अगर आपको ऊपर से ब्रीफ में बताऊं तो ये इंडिया का खुद का डेवलप किया गया नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें इंडिया ने 7 सैटेलाइट्स जो हैं, खुद की कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में अपना पुट किया है। एंड ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे GPS है, आपको गूगल मैप्स के ऊपर आप अपना लोकेशन देख लेते हो, कहीं पे भी जाना होता है गूगल मैप्स के थ्रू आप अपना लोकेशन फाइंड करते हो, तो वैसे ही आपका IRNSS है। एंड ये जल्द ही आपका सिविलियंस को भी प्रोवाइड किया जाएगा। उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको भी, मोबाइल ऑपरेटर्स को भी बोला है कि अब आपको मोबाइल्स को भी बनाना है कैपेबल कि वो IRNSS को, जिसे अब हम बोलते हैं नाविक सिस्टम को सपोर्ट करें, ठीक है। सो अभी तक क्या होता है, ये मिलिट्री में ही यूज़ होता है, मिलिट्री यूज़ हो गया, डिफेंस के जो यूज़ हो गए, इस तरह से कुछ स्पेसिफिक काम ही कर रहा है अभी। लेकिन सिविलियंस के लिए भी काम करने के लिए जो कुछ सैटेलाइट है, बैंड जो विड्थ है उसके लिए कुछ सैटेलाइट इसरो ने अभी लॉन्च करनी भी है। एंड मोबाइल ऑपरेटर्स को भी कहा गया है कि वो अपना मोबाइल को इस तरीके से अपग्रेड करें कि वो जो नाविक सिस्टम है उसको सपोर्ट कर पाए, ठीक है। सो सून ये आपका सिविलियंस के लिए भी अवेलेबल होगा। एंड अभी ये पिनाका जो गाइडेड पिनाका मिसाइल्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं छबार पोर्ट की। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेन देखते हैं कि क्या है। छबार जो पोर्ट है ये आपका गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर प्रेजेंट है, लोकेशन इसकी गल्फ़ ऑफ ओमान है। एंड ये आपका लगभग ग्वादार जो पोर्ट है पाकिस्तान में उससे 72 किलोमीटर्स दूर ही है। और जो ग्वादार पोर्ट है ये याद रखना डेवलप किसने किया है, इसे चाइना ने किया है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं छबार पोर्ट के कुछ स्पेसिफिक्स के बारे में। सो ईरानियन ये पोर्ट है एंड इकलौता ईरानियन पोर्ट है ईरान का जिसका डायरेक्ट एक्सेस है टू द इंडियन ओशन, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंडियन ओशन के साथ, ठीक है। बाकी के इसके पोर्ट्स कनेक्टेड नहीं है। एंड यहाँ पर आपके 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं एग्जिस्ट करते, इकलौता पोर्ट नहीं, 2 सेपरेट ये पोर्ट्स हैं, उससे मिलकर ये बना हुआ है, जो कि हैं शहीद बहिश्ती एंड शहीद कलंतारी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि इसे डेवलप करने के लिए आपकी कौन कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, सो छबार पोर्ट को इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। मतलब इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की है। एंड अफ़गानिस्तान, ईरान एंड इंडिया, इन तीनों ने साइन भी किया हुआ है एक एग्रीमेंट कि वो छबार पोर्ट को डेवलप भी करेंगे। एंड एक ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर इन 2016 में इन्होंने साइन किया कि हम इसे सेटअप करेंगे। ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर को सेटअप किया जाएगा। इन 2016 ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। सो लोकेशन अगर हम देखें तो ये इसकी लोकेशन है, ये है आपका छबार पोर्ट, ठीक है। एंड ट्राइलेटरल कनेक्टिविटी कैसी हुई, इंडिया की कांडला पोर्ट से लेकर आपका छबार पोर्ट तक वाया शिप्स कनेक्टिविटी की जाएगी। एंड बाद में आपका थ्रू रेल्स रोड्स आपकी कनेक्ट किया जाएगा छबार पोर्ट को ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान से, ठीक है, अफ़गानिस्तान के जरन से। एंड यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो रोड्स हैं उसके थ्रू काबुल को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस
ट्राइलेटरल ट्रांजिट कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनका कहते हैं ना कि इंटरेस्ट है। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को क्या मिल रहा है सीधा थ्रू अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया जो स्टेट्स हैं वहाँ की कनेक्टिविटी मिल पा रही है। तो अगर हम यहाँ पे लोकेशन में देखें तो जैसे ये पाकिस्तान है, इंडिया को अगर कुछ भी भेजना है, मान लो अफ़गानिस्तान ही आपका कुछ भी ट्रांजिट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इंडिया थ्रू पाकिस्तान तो जा नहीं सकता, ये रूट तो पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया के लिए अगर छबार पोर्ट अच्छे से डेवलप हो जाता है तो इंडिया इस रूट के थ्रू आपका अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकता है। एंड अफ़गानिस्तान के बाद ऊपर जो आपकी ये कंट्रीज़ हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के साथ भी एस्टेब्लिश कर सकता है अपनी कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसीलिए ये पोर्ट आपका इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरा ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रूट के थ्रू इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। ठीक है, कैसे काउंटर कर सकता है, क्योंकि चाइना ने और पाकिस्तान ने एक डील साइन की हुई है जिसे बोलते हैं हम सीपैक। ठीक है, एंड सीपैक के थ्रू आपका चाइना जो है वो पाकिस्तान का, अगर आप इस मैप में देख रहे हैं तो जो ये ग्वादर पोर्ट है इसको डेवलप कर रहा है। तो अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो दोनों ही जब के पोर्ट्स हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, सिर्फ 72 किलोमीटर्स का है। ठीक है, सो अगर इंडिया इस छबार पोर्ट को डेवलप नहीं करता है तो एक तो उसकी कनेक्टिविटी जाती है, दूसरा क्या है, ये जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर जब चाइना ने इसे डेवलप किया है तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होगी, चाइनीज़ की प्रेजेंस होगी। एंड यहाँ पर जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस भी मानी जा रही है। सो इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर छबार पोर्ट को इंडिया को डेवलप करना ज़रूरी है। ठीक है, एक तो हो गया परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट मिल गया ट्रेड के लिए, दूसरा इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान का जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक है, इस इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरपोरेशन को भी काउंटर करने का एक तरीका मिल गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसका भी क्या ये पार्ट है, सो आंसर इज यस। छबार पोर्ट आपका की एलिमेंट है इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, क्योंकि जो इंडिया को चाइना ने अपने BRI के थ्रू घेरने की कोशिश की उसको ये काउंटर करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, एंड आपका यूरो एशिया के साथ, यूरोप के साथ कनेक्टिविटी भी एस्टेब्लिश करवाता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखो अफ़गानिस्तान को अगर यहाँ पर इंडिया की कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होती है इस पोर्ट के थ्रू तो अफ़गानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन जो प्रोजेक्ट्स है उसमें इंडिया का जो एक हेल्प है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड दूसरा अफ़गानिस्तान को खुद के जो कमर्शियल फ्लीट्स हैं उनको इंडियन ओशियन का क्या मिल सकता है, एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए ये जो छबार पोर्ट है वो इसलिए भी कनेक्टिविटी ज़रूरी है क्योंकि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये सब क्या है आपके लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। सो इनको जो इंडियन ओशियन है उसके साथ अगर कनेक्टिविटी एनहेंस करनी है सो छबार पोर्ट एज ए गेटवे की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए इंडिया के लिए आर्मेनिया एंड अजरबैजान दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है जिसे एस्टेब्लिश किया गया था ऑन 12 सितंबर 2000 साल में। ये आपका इनके बीच में साइन हुआ था एग्रीमेंट कि हम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे। एंड ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था एंड दिस वाज बिटवीन ईरान, रशिया एंड इंडिया। इन तीनों ने डिसाइड किया था कि हम ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है बिटवीन दीज कंट्रीज उसको प्रमोट करने के लिए इसे डेवलप करेंगे। लेटर ऑन इसमें और भी कंट्रीज़ आपकी ऐड हो गई। सो 11 नए मेंबर्स भी इसमें ऐड कर लिए गए एंड वो कौन कौन से हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड
तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया जैसे ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है। सो अगर अब आपको ये याद करना हो ना कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो इसको कैसे याद कर सकते हो आप, इस पिक्चर के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे कि हमने बात करी थी कि अजरबैजान हो गया, अर्मेनिया हो गया, रशिया हो गया, यहाँ से कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब यहाँ पर इस मेंबर है इस कॉरिडोर के, ठीक है। एंड ये जो आपका पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये मल्टी मॉडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शिप, रेल एंड रोड के रूट के थ्रू कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की जाएगी। एंड ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग होगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया और रशिया के बीच में जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होगी, उससे आपका जो कैरेज है, कोई भी ट्रांसपोर्ट करना होता है ना गुड, तो अभी फ़िलहाल क्या होता है, इंडिया को रशिया कुछ भी भेजना है तो उसे ये रूट लेना पड़ता है। एंड इस रूट के थ्रू रशिया तक कुछ भी पहुंचाने के लिए बहुत लंबा पड़ता है। तो ये एक तरीके से शॉर्टकट की तरह काम करेगा और इससे आपका जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड साथ में आपका जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। सो टाइम आपका क्या जा रहा है कि लगभग 40 डेज़ का जो फ़र्क है वो पड़ेगा। एंड आपका 30% के आसपास आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड ये जो कॉरिडोर है बेसिकली इंडियन ओशन, पर्शियन जो गल्फ है, उनको लिंक कर रहा है विद द कैस्पियन सी वाया ईरान। एंड उसके बाद ये कनेक्ट कर देगा सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्थ यूरोप को वाया रशिया फेडरेशन, ठीक है। सो ये था आपका INSTC। इस कॉरिडोर की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो अभी हमने बात की है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में। मैंने पूरी कोशिश की है जो भी रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए वो सभी ऐड किए हैं। आई होप आपके लिए जो सेशन है वो यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।